हरिओम। संस्कृत विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ही पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञा और स्वरों के भेद। अगर आपने इसके पहले की वीडियो वर्णों का उच्चारण स्थान और फिर उसके बाद में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न नहीं देखे हो तो वो जरूर देख लो, क्योंकि बिना उच्चारण स्थान और बिना बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न के ये वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। ये उस पर आश्रित वीडियो है, पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया। तो सवर्ण संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अब स्वरों के भेद के बारे में। देखिए, सवर्ण संज्ञा करने वाला व्याकरण में एक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य का अर्थ होता है, आस धातु खाने अर्थ में होती है, मतलब मुख में जो स्थान है ना, मुख। आस्य का मतलब होता है मुख अर्थात उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न। तो कहते हैं जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो। उच्चारण स्थान सभी वर्णों के मैंने पहले बता भी दिए, और जैसे अ का कंठ, ई का तालु, इचुषणाम तालु, ऋतुषणाम मूर्धा, ऋतुलषणाम दंथा। और आभ्यंतर प्रयत्न मतलब सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। क से लेकर म तक के वर्णों का स्पृष्ट होता है। ऊष्म वर्ण शस्य का ईसत स्पृष्ट होता है। और अंतस यवरल अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट होता है। ऊष्म वर्णों का शस्य का ईसत विपरीत होता है। तो कुल 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो आइए, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिनके साथ तुल्य हो वे दोनों आपस में सवर्ण होते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्थान भी सेम हो और आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो, वो उनके क्या होंगे? सवर्णी। वर्तमान में संसार में आप लोग देख रहे होंगे, जनरल वालों को बोलते हैं सवर्णी है ना, मतलब एक वर्ण वाले हैं। SC ST वाले एक वर्ण वाले हैं, SC SC वाले एक वर्ण के हैं, ST वाले एक वर्ण के हैं। इसे संविधान ने जातियों में सभी को वर्गीकृत कर रखा है। पहले भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के माध्यम से लोग एक एक वर्ण के होते थे। तो वैसे ही वर्णों में भी सवर्णी होते हैं। कौन किसका सवर्णी है, अब पहचान किससे करेंगे भाई कौन किसका सवर्णी है, कौन किसके साथ वाला है? तो उसके लिए फिर इन्होंने एक विधान बना दिया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बोले भाई सवर्णी उसका वही होगा, एक तो सेम उसी के जैसा उसका उच्चारण स्थान होना चाहिए और उसी के जैसा उसका आभ्यंतर प्रयत्न होना चाहिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सवर्णी हो जाएगा, मतलब उसका खास बंधु हो जाएगा। और जो ये सेम नहीं होगा वो उसका सवर्णी नहीं होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन कौन वर्णों के आपस में सवर्णी कौन कौन से होते, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे आपस में सवर्ण होते हैं। सूत्र में आस्य पद से तात्पर्य कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों से हैं, तथा प्रयत्न से तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न कुल 5 स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विपरीत, विपरीत और सम्मिलित से हैं। इन उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्नों में से समानता ही सवर्णता होती है, वही बात है। लेकिन नाच झलऊ सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजनों में आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, चाहे उनका उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। एक सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने, न अच हलऊ। नाच झलऊ में 3 पद, न अच हलऊ। बोले अच हलऊ न, सवर्ण संज्ञा का प्रसंग चल रहा था, अर्थात अच और हल आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होते। अच मतलब स्वर, हल मतलब व्यंजन, अर्थात स्वर और व्यंजनों के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती हैं। ए और आई तथा ओ और औ भी आपस में सवर्ण नहीं होते हैं, अन्यथा माहेश्वर सूत्रों में ए औ सूत्र का ग्रहण व्यर्थ हो जाता। ये और बता दे भाई, ए और आई की भी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी और औ में भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पाणिनि जी ने जो सूत्र ग्रहण किया ना, ए ओं आई औ, उनके सामर्थ्य के अनुसार री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ली का उच्चारण स्थान दंत और री का उच्चारण स्थान क्या है? ऊर्ध्व है। तो पाणिनि जी ने तो ये बात लिखी नहीं, तो कात्यायन जी आ गए, उन्होंने देखा कि वेद में इन दोनों का आपस में सवर्ण मिल रहा है, तो उन्होंने एक वार्तिक लिख दिया, रिल वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। बोले री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, अर्थात री और ली दोनों आपस में क्या हो गए? ये सवर्णी हो गए। तो कुल बातें समझ में आ गई कि जिनके उच्चारण और स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होंगे वो एक दूसरे के सवर्णी होंगे, नंबर 1। नंबर 2,
अच और हल अर्थात स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। नंबर 3, ए और आई इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय में समान है और स्वर स्वर भी हैं तो भी इनके आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। नंबर 4, री और री इनके उच्चारण स्थान समान नहीं है तो भी इनके आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये 4 बातें अपवाद रूप में हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन किसकी सवर्णी है। सबसे पहले देखेंगे अ और आ, क्या इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। बड़े अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कंठ कंठ का आपस में एक जैसे दोनों का उच्चारण स्थान है और दोनों का क्या विवृत भी है और बड़े आ का भी विवृत है, इसलिए इन दोनों की आपस में क्या हो गई? सवर्ण संज्ञा। ऊ और ऊ की दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, विवृतम स्वराणाम, दोनों का अभ्यंतर प्रत्यय में स्वर विवृत है, इसलिए दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। री और री की उच्चारण स्थान मूर्धा है, उल्दरी का क्या है? दंत। ठीक है, और दोनों का आभ्यंतर प्रत्यय विवृत है, लेकिन जो कात्यायन ने वार्तिक लिखा है ना, उस वार्तिक के सामर्थ्य से इन दोनों के भी आपस में क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ई और ई की दोनों का तालु है और विपरीत आपस सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। री और री मूर्धा उच्चारण स्थान तथा आपस सवर्ण संज्ञा। ए और आई कंठ तालु और आई की भी कंठ तालु और दोनों का उच्चारण स्थान भी विपरीत अभ्यंतर प्रत्यय भी, लेकिन फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी क्योंकि पाणिनि जी ने ए ओंग आई औ सूत्र जो अलग लिखे माहेश्वर सूत्रों में उस विधान से। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस डायग्राम के द्वारा इस बात को। और अ और ई की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं, चलो मिलाएंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अको विसर्जनीय नाम कंठा। ई का तालु और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का विपरीत। आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने के कारण इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। सवर्ण संज्ञा आप लोग समझ ही गए, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान हो उनके आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती हैं। जैसे क का देखो, क का सवर्णी कौन होगा? क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और आभ्यंतर प्रत्यय का स्पष्ट। और ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और आभ्यंतर प्रत्यय का स्पष्ट। तो क ख ग घ ङ इन पांचों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती हैं। क का सवर्णी क ख ग घ ङ, च के च च ज ज य, ट के ट ठ ड ण ण, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय सेम है ना। स्वरों का प्रारंभिक विभाजन हर्ष दीर्घ और प्लुत के रूप में किया जाता है। अब सवर्ण संज्ञा आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। अब तक आप लोग छोटा बड़ा आ बस यही जानते आए हैं, लेकिन आज आप लोग जानेंगे कि अ भी 18 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। तो आश्चर्य मत कीजिए, बहुत सरल है, समझिए एक बार। स्वरों का प्रारंभिक विभाजन ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में किया जाता है। सबसे पहले स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। सभी स्वर छोटे बड़े फिर उससे भी बड़े। एक मात्रिको भवे ह्रस्व, द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रिको प्लुतज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ह्रस्व एक मात्रिक होता है, मतलब एक बार ताली बजाओ उतने टाइम में भूल जाना चाहिए। दीर्घ 2 मात्रिका, 2 बार ताली बजाओगे उतने समय भूल जाए। आ। प्लुत त्रिमात्रिक, 3 बार तो आप ताली बजाएंगे ना तब जो बोले तो वो प्लुत कहलाता है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो सभी ह्रस्वों के सभी स्वरों के 3 भेद हो गए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये तीनों उदात्त अनुदात्त स्वर के भेद में विभक्त होने पर 9 भेद हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि अ के 3 प्रकार हो गए, अ आ और तीसरा आ प्लुत 3 ही हो गए। अब तीनों अ के भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित 3 भेद और होते हैं, मतलब ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ह्रस्व के 3 भेद। वैसे दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, दीर्घ के भी 3 भेद। वैसे प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित, प्लुत के भी 3 भेद। तो कितने भेद हो गए? 9। अभी आगे डायग्राम से समझाएंगे, एक बार सुनते चलो आप। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुनासिक उसको कहते हैं, अननुनासिक उनको कहते हैं जिनका उच्चारण सिर्फ मुख से होता है, और अनुनासिक उनको कहते हैं जिनको ऊपर चंद्र बिंदु लगी रहती है ना, जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण स्थान सिर्फ मुख से होता है वह अननुनासिक कहलाते हैं। तो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से वे 9 के भी 2 प्रकार हो गए।
तो अब ह्रस्व के भी 6, दीर्घ के भी 6 और प्लुत के भी 6, तो कुल मिला करके अ ई उ और री, इन सभी के कितने प्रकार हो गए? 18 प्रकार हो गए। लरी में दीर्घ नहीं होता, इसलिए लरी के 12 प्रकार होते हैं, और री लरी की सवर्ण संज्ञा होने के कारण इन दोनों के 30 भेद हो गए। कैसे हुए समझ। ए ओ आई ओ के प्रत्यय के 12 भेद है, क्योंकि इनमें ह्रस्व नहीं होता। व्यंजन में यवल अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाला को समझो, फिर ह्रस्व उदात्त इनको भी समझेंगे। य व और ल व्यंजनों में सभी के एक ही प्रकार होते हैं, केवल 18 प्रकार स्वरों के ही होते हैं। तो व्यंजनों में सिर्फ य और व ल ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये के ऊपर आप अनुनासिक लगा देंगे चंद्रबिंदु तो हो जाएगा अनुनासिक, और बिना चंद्रबिंदु वाला अनुनासिक। ऐसे ही व भी अनुनासिक अनुनासिक, ल भी अनुनासिक अनुनासिक। तो व्यंजनों में य व ल 2 प्रकार के होते हैं, बाकी सभी एक प्रकार के। और स्वरों के आप समझ ही गए 18 प्रकार के वो कैसे होंगे। सबसे पहले देखो, मान लीजिए एक वर्ण हम ले लेते हैं अ, है ना। हमने एक वर्ण कौन सा ले लिया? अवर्ण। तो अ के पहले 3 भेद लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? ह्रस्व। उसके बाद में क्या हो जाएगा? दीर्घ। ह्रस्व में नहीं रहे, तो ह्रस्व अ सबसे पहले, उसके बाद में आ जाएगा दीर्घ आ, ये हो गया ह्रस्व। फिर उसके बाद में दीर्घ, उसके बाद में प्लुत। आ लिख करके इसके आगे हम 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया? प्लुत। तो अ के कितने प्रकार हो गए? 3, अ आ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब ये अ भी 3 प्रकार का हो जाएगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। जैसे दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। तो अ के कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार हो गए ना। फिर जो ये उदात्त होते हैं ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, अनुनासिक अनुनासिक, अनुदात्त भी अनुनासिक अनुनासिक, स्वरित भी अनुनासिक अनुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक एक प्रकार, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक दूसरा प्रकार। ठीक है, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ठीक है। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन ये अनुनासिक इसलिए ऊपर कोई बिंदी नहीं है। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, तो ये अनुनासिक इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। तो एक तो ये अ हो गया। दूसरा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, तो इसके ऊपर कोई भी चंद्र बिंदु नहीं रहेगी, सीधा इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम लोग जो हिंदी में जो अ लिखते हैं ना वो कौन सा होता है? ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। फिर दूसरा है ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक कैसे लिखेंगे? ह्रस्व फिर छोटा लिख दो। फिर ये कैसा होता है? बोले अनुदात्त, अनुदात्त के नीचे चिन्ह लगा दो। फिर ये अनुनासिक, इसके ऊपर चंद्र बिंदु भी लगा दो। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक लिखेंगे, और अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे लेकिन नीचे डंडा लगा देंगे। तो ये कैसा हो गया? ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। फिर है ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। पहले छोटा अ लिखो, ह्रस्व, ह्रस्व हो गया। अब उसमें भी क्या है? ये स्वरित हैं, स्वरित में ऊपर डंडा रहेगा। ये वेद में लिखे जाते हैं, अनुनासिक होने के कारण इसके ऊपर चंद्र बिंदु भी रहेगी। तो ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, इसमें चंद्र बिंदु नहीं रहेगी, बस सिर्फ ऊपर डंडा रहेगा। तो ये हो गया ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। हिंदी में तो आपको सिर्फ एक ही दिखाई देता है, वो ह्रस्व और उदात्त अनुनासिक। ये वाला जो अ है ना, ये ह्रस्व उदात्त अनुनासिक वाला है, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु भी नहीं है। लेकिन वेद में 18 प्रकार का अ लिखा, कैसे लिखा जाता है देखो वो मैं बता। सबसे पहले ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ऐसे लिखते हैं, ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, नीचे उदात्त वाले वर्णों में कोई डंडा नहीं रहेगा, तो ये होगा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक वाला अ ऐसे लिखेंगे, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु भी नहीं रहेगी और सीधा ये लिखेगा जो ये वाला है। फिर ह्रस्व अनुदात्त, अनुदात्त में नीचे डंडा लगा देंगे और ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे अनुनासिक में। अनुनासिक में नीचे डंडा लगा देंगे और
ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। ह्रस्व स्वरित, स्वरित में ऊपर डंडा लगा देंगे ये वाला, और एक में चंद्र बिंदु, एक में केवल डंडा, चंद्र बिंदु नहीं। तो चंद्र बिंदु बिना चंद्र बिंदु वाले कौन से हो गए? अनुनासिक, अननुनासिक। तो आपको ये उदात्त वाले समझ में आ गए होंगे। वैसे अब दीर्घ, दीर्घ उदात्त अनुनासिक। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा आ, ठीक है। उदात्त इसलिए कोई इस पे ऊपर डंडा नहीं रहेगा। और अनुनासिक, अनुनासिक होने के कारण इसको हम ऐसे चंद्र बिंदु लगा देंगे। ये बिंदु हम आप लोगों को उसमें भी समझा चुके हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित बाह्य प्रयत्न में। सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो आप जाने गए होंगे। जो उदात्त होते हैं उसके ऊपर कोई डंडा नहीं रहेगा, वो सीधा ऐसे लिखा जाएगा। जो अनुदात्त होते हैं उनके हमेशा नीचे डंडा रहेगा, ये सा, ये है ना, ये मैंने दीर्घ वाला आ लिख दिया। और जो स्वरित रहेगा उसके ऊपर ये वाला डंडा रहेगा, है ना, ये वाला। इसको एक ही मात्रा समझना आप, ये लोग छोटा आए हैं ये। अगर नीचे ऊपर डंडा नहीं रहे तो वो कौन सा है? उदात्त। नीचे डंडा रहे तो वो कौन सा होगा? अनुदात्त। और अगर ऊपर डंडा रहे तो वो कौन सा रहेगा? स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। तो ह्रस्व के 6 भेद समझ में आ गए आपको। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। अब बात करेंगे दीर्घ की। तो दीर्घ, दीर्घ आ ऐसे लिखेंगे। उदात्त, देखो उदात्त के ऊपर कोई डंडा नहीं रहता। अनुनासिक चंद्र बिंदु लग जाएगी। फिर दीर्घ उदात्त अननुनासिक, चंद्र बिंदु नहीं रहेगी। जो बड़ा आप हिंदी में लिखते हैं ना, वो दीर्घ उदात्त अननुनासिक वाला होता है, ठीक है। फिर दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, तो दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ऐसे आ लिखेंगे, और आ लिखने के बाद में इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक में आ लिखेंगे, अनुदात्त है ना इसलिए नीचे भी डंडा रहेगा, और इस पे चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, तो नीचे डंडा लगा देंगे अनुदात्त। दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित में से ही आ लिखेंगे, और आ लिखने के बाद में उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, और एक ऐसे डंडा भी लगा देंगे पीछे स्वरित का। दीर्घ स्वरित अननुनासिक आ लिखेंगे, और आ लिखने के बाद में उसके ऊपर केवल डंडा लगा देंगे, और अननुनासिक है। तो ये देखो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ह्रस्व के भेद हो गए, 6 दीर्घ के, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 6 स्वरित के। अब सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको अपनाना है, बस पीछे 3 लिख देना, ये प्लुत का उदाहरण हो जाएगा। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त में एक तो बड़ा आ लिख दो ऐसे, और इसके पीछे 3 लिख दो, प्लुत का चिन्ह हो गया। अब ये उदात्त है तो उदात्त को कोई चिन्ह नहीं होता। अनुनासिक इसलिए उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग दो। अननुनासिक में, अननुनासिक में चंद्र बिंदु हटा दो, सिर्फ बड़ा आ लिख करके पीछे 3 लिख करके कुछ भी मत लिखो। अनुदात्त में नीचे डंडा लगा दो, पीछे 3 लिख दो, और ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो। अननुनासिक में बड़ा आ लिखो, और डंडा लगा दो अनुदात्त होने के कारण, और ऊपर कुछ भी मत लगाओ, उस पीछे 3 लिख दो। स्वरित में डंडा लगा दो, चंद्र बिंदु लगा दो। अननुनासिक में बड़ा आ लिख दो, स्वरित का चिन्ह कर। इस प्रकार से ये 18 प्रकार का अ हो गया। सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उसके बाद में उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्ह क्या है? उदात्त में कोई चिन्ह नहीं रहेगा, अनुदात्त में नीचे चिन्ह रहेगा, और स्वरित में ये ऊपर डंडा रहेगा। फिर उसके बाद में अनुनासिक, अननुनासिक के चिन्ह क्या है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु रहेगी, और अननुनासिक में चंद्र बिंदु नहीं रहेगी। अब आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा करके पूरा 18 प्रकार का लिख सकते हो। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, चंद्र बिंदु नहीं है। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, नीचे डंडा है, ऊपर चंद्र बिंदु है। ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, नीचे डंडा है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं है। ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ऊपर डंडा है और चंद्र बिंदु है। ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ऊपर डंडा है लेकिन वो नहीं है ना, चंद्र बिंदु। दीर्घ बड़ा आ लिखेंगे। उदात्त अनुनासिक, कोई डंडा नहीं रहेगा।
लेकिन अनुनासिक होने के कारण चंद्र बिंदु रहेगा। दीर्घ उदात्त अननुनासिक, बड़ा आ लिखेंगे लेकिन चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, नीचे डंडा रहेगा और वो ऊपर चंद्र बिंदु रहेंगे। दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, नीचे डंडा रहेगा सिर्फ। दीर्घ स्वरित अनुनासिक, यहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगी और ऊपर भी डंडा रहेगा, और दीर्घ स्वरित अनुनासिक केवल ऐसे आ लिखा जाएगा। तो वैसे ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से 3-3, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से तीनों के 3-3 और भेद हो जाएंगे, फिर अनुनासिक अनुनासिक भेद से प्रत्येक के 6 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं। आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, और जहां पर समझ में नहीं आए आप दोबारा भी कमेंट करते हो। नमो नमः, धन्यवाद।